ओहो, घर में तो चीनी भी खत्म हो गई है। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, देवरानी जी के घर से थोड़ी सी चीनी मांग कर लाती हूँ। माधुरी की देवरानी की शादी अभी हाल फिलहाल में ही हुई थी। दोनों देवरानी और जेठानी अलग अलग घर में रहा करती थी। इसी के चलते माधुरी अपनी देवरानी के घर पर चीनी मांगने जाती है। अरे वाह, गुंजन के घर के बाहर से तो बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। ऐसा क्या बना रही है मेरी देवरानी? माधुरी घर का दरवाजा खुला देखकर घर के अंदर आ जाती है। गुंजन, गुंजन, कहाँ पर हो तुम? अरे जेठानी जी, आप शादी के बाद आज आप पहली बार मेरे घर पर आई हो। दरअसल मेरे घर पर चीनी खत्म हो गई थी, तो तुम्हारे घर से थोड़ी सी चीनी मिल सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं जेठानी जी, अभी लेकर आती हूँ। गुंजन रसोई में जाती है, जिसके बाद पीछे से माधुरी आवाज लगाती है। वैसे तुमने आज क्या बनाया है? खाने में बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मलाई कोफ्ते और लच्छा पराठा बनाए हैं, आपके लिए ले आऊं? हाँ हाँ, ले आओ। अगर तुम ले आओगी तो मैं घर पर आज खाना नहीं बनाऊंगी अपने लिए। तुम्हारे जेठ जी तो वैसे भी काम पर गए हैं। माधुरी के ये कहने पर गुंजन उसके लिए कोफ्ते और साथ में लच्छा पराठा ले आती है। माधुरी कोफ्ते और लच्छा पराठा देखकर बहुत खुश होती है और खाना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो और मांगती है। अगर बुरा ना मानो तो एक लच्छा पराठा और कोफ्ते की सब्जी और मिलेगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलेगी। गुंजन ऐसा कहकर और कोफ्ते की सब्जी और साथ में लच्छा पराठा ले आती है। माधुरी तीसरी बार भी मांगती है और चौथी बार भी, जिसके बाद अब किचन में थोड़ा सा ही खाना बचा होता है। लगता है माधुरी दीदी को अब कुछ ज्यादा ही भूख लग रही थी। इतना सारा बनाया हुआ खाना वो सब खा गईं। गुंजन ऐसा सोचकर रसोई से बाहर आती है और अपनी जेठानी से कहती है। जेठानी जी, दरअसल बात यह है कि अब तो केवल मेरे पति लायक ही बचा है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं तो बस जा ही रही थी। अच्छा, ये चीनी ले लेती हूँ। इस तरह माधुरी चीनी उठाकर चली जाती है। शाम को जब विनय घर लौटता है तो उसे बहुत तेज भूख लगी होती है। ओहो डार्लिंग, क्या बनाया है आज खाने में? खाने में मैंने कोफ्ते और लच्छा पराठा बनाया था, लेकिन क्या? जो भी है जल्दी से ले आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बचा हुआ लच्छा पराठा और कोफ्ते बेचारी गुंजन विनय को लाकर दे देती है, जिसे खाकर विनय का तो पेट भर जाता है, लेकिन गुंजन उस दिन भूखी ही रह जाती है। कोई बात नहीं, एक ही तो जेठानी है मेरी, अगर थोड़ा सा खा भी लेगी तो क्या चला जाएगा। गुंजन ऐसा सोचकर सारे काम करती है और सूखी रोटी बनाकर चीनी के साथ खाती है और सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो वो नाश्ते के लिए ब्रेड पकौड़े बनाना शुरू करती है। मेरे हाथ के ब्रेड पकौड़े विनय जी को पसंद आएंगे। गुंजन के ब्रेड पकौड़े की खुशबू वहां उसकी जेठानी के घर तक पहुंच जाती है। हो ना हो, ये तो ब्रेड पकौड़े की ही खुशबू लगती है। लगता है देवरानी जी आज ब्रेड पकौड़े बना रही हैं। समय से चली जाती हूँ, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। माधुरी बिना सोचे समझे गुंजन के घर आ जाती है। अरे भाभी, इतनी सुबह सुबह कोई काम था क्या आपको? अरे देवर जी, कोई काम होगा तभी आऊंगी क्या? आपसे मिलने आई थी। कितने दिनों के बाद आपको देख रही हूँ। नौकरी में इतना बिजी रहते हो कि तुम्हारी शक्ल भी देखने को नहीं मिलती। हाँ हाँ, आजकल काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। और आप बाहर क्यों खड़ी हो? चलो अंदर आ जाओ, नाश्ता तैयार है, नाश्ता करके जाना। विनय के कहने पर माधुरी घर के अंदर आ जाती है, जहां वो दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं। लेकिन उस वक्त गुंजन केवल विनय के लिए ही नाश्ता लेकर आती है। अरे जेठानी जी, आप ही आई हुई हो? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, भाभी आई हैं, उनके लिए भी नाश्ता ले आओ। हाँ हाँ, बस अभी लेकर आती हूँ। गुंजन ऐसा कहने के बाद रसोई में जाती है और नाश्ता माधुरी के लिए भी लेकर आती है। माधुरी जब ब्रेड पकौड़े खाती है तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। हा 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 हा, क्या स्वाद के ब्रेड पकौड़े का, मजा आ गया। मेरी देवरानी तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। अरे इतना स्वादिष्ट खाना तुम कैसे बना लेती हो? किसी दिन वक्त निकाल कर मुझे भी सिखा दो। हाँ हाँ दीदी, जरूर सिखाऊंगी। माधुरी अपना ब्रेड पकौड़ा खत्म करके कहती है। गुंजन, थोड़ा सा और तो ला दो। स्वाद स्वाद में पता ही नहीं चला कि ब्रेड पकौड़े कब खत्म हो गए। इस तरह भुक्कड़ जेठानी अपने हिस्से का खाने के बाद गुंजन के हिस्से का भी खा जाती है। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ। शाम को वैसे क्या बनाने वाली हो आज खाने में? सोच रही थी कि कटहल की सब्जी और रोटी बना लूं। अरे वाह, तुम कटहल की सब्जी बनाओगी? मुझे तो कटहल बहुत पसंद है। एक कटोरी मेरे लिए भी बचा कर रखना। ऐसा कहने के बाद माधुरी अपने घर चली जाती है और अपने घर पर आराम से आकर सो जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम को जैसे ही गुंजन कटहल बनाना शुरू करती है, उसकी खुशबू सूंघते हुए भुक्कड़ जेठानी उसके घर पर पहुंच जाती है।
अरे देवरानी जी, तुम्हारे हाथों का खाना मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। मुझसे जरा भी इंतजार नहीं किया गया और मैं पहले ही आ गई। अगर तुम्हें बुरा न लगा हो तो। नहीं जेठानी जी, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। आप बस थोड़ी देर बैठिए, मैं भी कटहल की सब्जी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। जब तक कटहल की सब्जी बनती है तब तक विनय भी ऑफिस से वापस आ जाता है, जिसके बाद माधुरी उनके साथ ही डिनर करती है। अब ये उसकी रोजाना की आदत बन गई थी। वो रोजाना सुबह शाम का खाना अपनी देवरानी के घर पर ही खाती है। इसी के चलते एक दिन बेचारे विनय की नौकरी भी छूट जाती है। मेरा काम मेरे बॉस को पसंद नहीं आ रहा था, शायद इसी के चलते उन्होंने मुझे ऑफिस से निकाल दिया। खैर कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्दी दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। विनय की नौकरी छूटने के बाद अब घर में कई चीजों की परेशानी शुरू हो जाती है, जैसे कि धीरे धीरे घर का राशन खत्म होने लगता है। लेकिन माधुरी सुबह शाम उनके घर पर आना बंद नहीं करती। एक दिन घर में अन्न का एक दाना तक नहीं होता। विनय जी, बाहर जेठानी जी आई हुई हैं, अब उन्हें क्या खिलाऊं? वो तो खाना खाने के लिए आई हैं और घर में राशन खत्म हो गया है। अरे यार, ये भुक्कड़ भाभी रोजाना आ जाती हैं। ऐसा मत कहो, आखिर वो मेरी जेठानी है। चलो ठीक है, मैं उधार लेकर आता हूँ। जब मेरे पास पैसे आएंगे तो दुकान वाले को दे दूंगा। विनय उधार राशन लेकर आता है, जिसके बाद गुंजन दाल रोटी बनाकर अपनी जेठानी और अपने पति को खिलाती है। अब चाहे उनके घर में चटनी बने चाहे दाल बने, माधुरी का तो दोनों समय का खाना उनके घर में था। वहीं दूसरी तरफ विनय को कहीं नौकरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो उधार ले लेकर अपने ऊपर कर्जा कर लेता है। एक दिन वो दोनों सब्जी मंडी से घर की तरफ आ रहे होते हैं। पीछे से रास्ते में राशन की दुकान वाला प्रमोद विनय और गुंजन को रोक लेता है। अरे विनय भाई, जरा रुको, अभी के अभी मेरे पैसे देकर जाओ। अरे 3 महीने हो गए हैं फ्री फोकट का राशन खा रहे हो और मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दे रहे हो। अभी जरा मेरी नौकरी छूट गई है, मेरी नौकरी लगते ही मैं तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगा। तभी पीछे से एक सब्जी वाला कहता है, अरे इन दोनों ने तो मेरी दुकान से भी उधार सब्जियां ली हैं, पता नहीं इतना सारा राशन कैसे खा लेते हैं। हैं ये दोनों अकेले। अब तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं करता इन लोगों को उधार देने का, क्योंकि इन्हें पैसा तो समय पर चुकाना होता नहीं है। ये सारी बातें सुनकर विनय और गुंजन बहुत मायूस हो जाते हैं और चुपचाप घर लौट आते हैं। लेकिन वहीं उसी समय बाजार में खरीदारी करती हुई माधुरी पीछे से सारी बातें सुन लेती है, जिसके चलते उसे बहुत अफसोस होता है। कितनी भुक्कड़ हूँ मैं। रोजाना अपनी देवरानी के घर पर खाना खाने तो चली जाती थी, लेकिन आज तक उसके घर में एक अन्न का दाना तक नहीं डाला। मेरी वजह से उनके घर का राशन तक खत्म हो गया, फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन ये सब मेरी ही गलती थी, जिसे मुझे अब सुधारना होगा। माधुरी ऐसा सोचने के बाद जितने भी दुकान वाले होते हैं उन सभी को उनका पैसा दे देती है और बहुत सारा राशन लेकर अपनी देवरानी के घर पहुंच जाती है। अरे देवरानी जी, ये तुम्हारा राशन, और दुकान वाले को मैंने पैसे चुका दिए हैं। जब तक तुम्हारे घर में परेशानियां चल रही हैं, तब तक मैं तुम्हारे घर में राशन ले आऊंगी। अपनी जेठानी का ये प्यार देखकर गुंजन की आंखें भर आती हैं और वो उसे गले से लगा लेती है। इस तरह माधुरी जब तक विनय की नौकरी नहीं लग जाती, वो उनके घर में राशन भरवाती रहती है, जिससे उन्हें परेशानी नहीं होती। इस तरह गुंजन अपनी भुक्कड़ जेठानी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।